brought to you by Sensodyne K। बस बैक में है SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। ज्ञानेश्वर जी प्रशांत किशोर खूब घूम लिए, जनसुराज का फाउंडेशन भी बना है, टीमें भी बनी है, तंबू भी खूब गड़े, 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में पदयात्रा हुई, कुछ में कार यात्रा हुई और अब 2025 की तैयारी की बात हो रही है। कितना जमीन पर, आपने भी उनका इंटरव्यू किया है, हमें भी कुछ एक बार बात करने का मौका मिला। क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप प्रशांत किशोर की चुनावी राजनीति की दृष्टि से, और जो फॉर्मूला वो फ्लोट कर रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर वो दलित और मुस्लिम जिसको मिला के लगभग ये 37% वोट होता है उसको लक्ष्य कर रहे हैं और उसको लेके अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, ग्राउंड पे उसका क्या रेजोनेंस है उसके बारे में बताइएगा। पर पहले प्रशांत किशोर की इस रणनीति के बारे में। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में जब बात करते हैं हम सौरभ जी, तो एक बात यह समझने की जरूरत है कि बिहार का एरा क्या रहा। देखिए, लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। रामविलास पासवान अब रहे नहीं, लालू यादव कोई चुनाव लड़ नहीं सकते हैं और नीतीश कुमार की सेहत क्या है यह हम और आप समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार का भी आखिरी विधानसभा चुनाव होगा, भले ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ लिया जाए, चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन जब आप बिहार में जाते हैं, बिहार के लोगों से बात करते हैं, तो विकल्पहीनता की स्थिति है। मैं 2 दिनों पहले मधुबनी के गांव में गया हुआ था, बसैठ, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का गांव है, जो इंदिरा गांधी के योग गुरु हुआ करते थे, चांदपुरा गांव में। तो मैं एक उपनयन कार्यक्रम में था, मैंने लोगों से संवाद शुरू किया और मजेदार बात यह रही कि मैं बीच में मुजफ्फरपुर भी रुका था, लंगर सिंह कॉलेज भी गया था। प्रशांत किशोर के समर्थक भले न मिले हों, लेकिन रास्ते में प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता जरूर मिले, चाय की दुकान पर भी मिले और चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा करते मिले। लेकिन जब हम गांव में संवाद कर रहे थे तो लोग कहते हैं नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव, नीतीश कुमार के बाद कौन। और देखिए, यह नीतीश कुमार इसी का फायदा उठाते हैं कि नीतीश कुमार के सामने विकल्पहीनता की स्थिति हो जाती है। तेजस्वी यादव का नाम जैसे ही आता है, वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं विपक्ष की ओर से, लेकिन उनके साथ जो लालू यादव की पृष्ठभूमि है या लालू यादव का शासनकाल है वह जुड़ जाता है और उनको कमजोर कर देता है। तो प्रशांत किशोर विकल्प बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, यह बड़ा सवाल जरूर है। और जो आपने बात कही कि दलित और अल्पसंख्यक, जिस पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं, यदि प्रशांत किशोर ने जाति की राजनीति शुरू की और दलित अल्पसंख्यक, देखिए जब हमारी बात हुई थी, जिस इंटरव्यू की चर्चा आप कर रहे हैं, तो हमने प्रशांत किशोर से पूछा था, प्रशांत किशोर जी आप जाति से ब्राह्मण हैं, क्या बिहार का नेतृत्व कोई ब्राह्मण कर सकता है? तो उन्होंने कई उदाहरण दिए थे, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की चर्चा की थी, कर्पूरी ठाकुर की चर्चा की थी, लालू यादव तो उम्मीदवार ही नहीं थे 1990 में, कि जब आंधी आती है तो किस तरीके से परिवर्तन की ब्यार आती है। तो देखिए, प्रशांत किशोर को आंधी लानी होगी बदलाव की। प्रशांत किशोर को जातीय समीकरण में फंसेंगे तो जातीय महंत इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं कि उन्हें पंक्चर कर देंगे। यह मेरा स्पष्ट मानना है कि जाति की राजनीति से और जाति के जोर से प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यदि उन्हें चुनाव जीतना है तो उन्हें बिहार के मुद्दे को जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं लंबे अरसे का खिलाड़ी हूं, मुझे तुरंत कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जो बिहार के बाहर यदि आप बात करते हैं, अभी आप बात करेंगे पेपर लीक पर, आप बात करेंगे, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर की बात होती है, उनकी निराशा क्या है। फिर आपको बात करनी होगी जो बिहार के बाहर जो काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, उनकी क्या जिज्ञासा और इच्छा होती है और किस तरीके से 2014 में लोग नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए बेंगलोर से, चेन्नई से, पुणे से अपने गांव लौट रहे थे। तो वो इकोसिस्टम डेवलप हुआ था। प्रशांत किशोर जाति का इकोसिस्टम डेवलप कर बिहार जीत लेंगे, इस बात की उम्मीद तो हमें नहीं दिखाई पड़ती है सौरभ जी। अच्छा, इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है जो संतोष सिंह जी, आप पहले उस पर रिस्पॉन्ड करें। उन्होंने कहा कि 243 में 75 सीटें ऐसी हैं जिस पर हम ईबीसी को टिकट देंगे, इसमें ईबीसी मुस्लिम भी शामिल होंगे। कुछ एक जगह ये भी रिपोर्ट किया गया कि जब वो अररिया या किशनगंज वाले इलाके में गए, कटिहार वाले इलाके में, तो उन्होंने कहा कि हम
मुस्लिमों को 75 सीटें देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों का वोट परसेंटेज यादव वोट परसेंटेज से ज़्यादा है, लेकिन आप शीर्ष पर अपना रिप्रेजेंटेशन देखिए। और इसी के साथ साथ दलित वोटरों से भी उन्होंने ये बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश की अपने समीकरण के लिए, और ये कहा कि 3 दफ़ा दलित व्यक्ति मुख्यमंत्री बने बिहार के। भोला पासवान शास्त्री जी 3 दफ़ा, रामसुंदर दास जी 1 दफ़ा कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, और तीसरी बार जीतन राम मांझी जी। लेकिन तीनों ही बहुत ही सेरेमोनियल थे, प्रतीक भर के थे, असली ताकत उनके हाथ में नहीं थी जिससे वो प्रदेश के दलितों और महादलितों की स्थिति में सुधार कर सकें। तो दलितों को अब ये कॉल लेना है कि जो प्रतीकात्मक नेता हैं या एक उपजाति भर के नेता हैं उनके साथ लगे रहना है। तो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनी बड़ी क्लियर कर दी है, पत्ते खोल दिए हैं कि मैं दलित और मुस्लिम वोटों पे, जो कि पिछड़ेपन के इंडेक्स में देखें तो सबसे नीचे हैं, बिहार पिछड़ेपन में नीचे, और उसमें भी ये 2 जो समूह हैं पहचान के स्तर पर ये सबसे नीचे हैं, उनको लक्ष्य करने की कोशिश कर रहा हूं। एक समाज विज्ञानी ने बड़े कैजुअल ढंग से कहा था कि अगर प्रशांत किशोर बिहार में सफल हो जाते हैं तो वो ऐसा होगा जैसे आम आदमी पार्टी एक अर्बन संस्करण था, अपने शुरुआती दौर में दिल्ली का फिनोमिना था, तो उन्हें कास्ट की फॉल्ट लाइन से नहीं जूझना पड़ा, इकोनॉमिक और गवर्नेंस के इश्यूज उठा के उन्होंने मोमेंटम बिल्ड कर लिया और 2 स्थापित प्लेयरों को ध्वस्त कर दिया। अगर प्रशांत किशोर बिहार में वैसा कुछ कर पाते हैं तो उसमें ये एक तीसरा डायमेंशन जुड़ जाएगा, लेकिन मेन जो ठिया रहेगा वो उन्हीं 2 का रहेगा कि आर्थिक प्रश्न और भ्रष्टाचार के प्रश्न, और वो वही प्रश्न उठा रहे हैं, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, प्रतिनिधित्व की बात। आप प्रशांत की इस रणनीति को कैसे देखते हैं? आपका भी कुछ एक बार संवाद हुआ है और आप उनकी यात्राओं को भी देख रहे हैं, और बिहार तो लंबे समय से आप और ज्ञानेश्वर जी कवर कर ही रहे हैं। जी, इसमें देखिए एक हुक चाहिए, हर एक पॉलिटिशियन को एक हुक चाहिए। जैसे कि आप अरविंद केजरीवाल को वो हुक चाहिए था, तो उन्होंने एक पॉपुलिस्ट मेजर लेकर के वो हुक तैयार किया। प्रशांत किशोर एक मुस्लिम्स को एक अलग एंगल से वो उसको ट्रीट कर रहे हैं। वो उनको कहते हैं कि आप कब तक डर के वोट दीजिएगा। ये उनका एक कॉमन थ्रेड होता है, एक लाइन होगा कि आप, उन्होंने यहाँ स्पष्ट, मैंने उनके बहुत सारे वीडियो सुने तो उसमें कहा कि आप उस डर के, बीजेपी के डर से वोट देते हैं और ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो उसमें कुछ लुम्पन एलिमेंट होता है। सिर्फ ये एक आपका डर का एलिमेंट। आप कब ये डिसाइड कीजिएगा कि आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, ये इस डर खत्म करने के लिए। तो वहाँ सबसे पहले वो डर वाले एंगल में कहते हैं और उसके बाद वो पिछड़ेपन की बात करते हैं। और उनको लगता है कि वो देखते हैं कि वो 89 के राइट्स के बाद किस प्रकार लॉक स्टॉक एंड बैरल लालू की झोली में पूरा मुस्लिम का वोट आ जाता है। तो उनको लगता है कि ये एक वोट्स है, एक ऐसा वोट्स है जो मुझे कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा फैटीग हो गया है, मुझे पोरस होता हुआ दिख रहा है, यहाँ हम सेंधमारी कर सकते हैं। तो वहाँ उसमें उनके पिछड़ेपन की बात करते हैं। सीमांचल एरिया में ऑफकोर्स फोकस करेंगे, दरभंगा मधुबनी वाले एरिया में करेंगे, जहाँ भी हैं। तो एक जो कॉमन थ्रेड है वो मुस्लिम्स को कह रहे हैं कि नए सिरे से जो एक बाइनरी क्रिएट हो गई है, फॉर और अगेंस्ट वाला रिलीजियस बाइनरी, उसमें ट्रैप नहीं आकर के आपके वोट मैटर करते हैं, वो डेवलपमेंट के लिए। व्हाई डू यू वोट, ये प्रश्न करते हैं। और आपका जो दूसरा है, जो कि ओवर्टली नहीं बोलते हैं दलित के बारे में, वो एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जो आपने बहुत इसका इशारा कर ही दिया कि बिहार में थर्ड पावर ट्रांसफर नहीं हुआ है। जब भी हो गया है, जो भी पॉलिटिशियंस हुए हैं, चीफ मिनिस्टर, वो प्लेस होल्डर्स हुए हैं। और ठीक है, चिराग पासवान के बड़े नेता हैं, लेकिन आप दलित के नेता नहीं पूरी तरह से जगजीवन राम कराए, क्योंकि वो सेंट्रल की पॉलिटिक्स की, रामविलास पासवान भी नहीं किया, रामसुंदर दास भी नहीं, तो कोई एक पैन बिहार दलित नेता नहीं हुआ। तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि आपका एक पैन बिहार दलित नेता नहीं होता है और एक पैन बिहार जो आपका मुस्लिम नेता नहीं होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका 17% पॉपुलेशन है। उसी में वो एक अभी बहुत पहले इट इज टू अर्ली, और जिस कास्ट सर्वे की वो भर्त्सना करते हैं, उसी कास्ट सर्वे का ड्रॉ लेकर के, इंपोर्ट लेकर के 36.1% में कहते हैं हम ईबीसी को देंगे और उसमें मुस्लिम ईबीसी भी शामिल है। मैंने बातचीत करके भी हाल में स्टोरी इस पे लंबी स्टोरी की कि 5 व्हाट आर द 5 थिंग्स ये लोग हैं। मैं ज्ञानेश्वर जी से सहमत हूं। क्या है वो 5 चीजें, जरा दर्शकों को बताएंगे? 5 चीजें मैं इसको ये बोलता हूं कि एक तो हम मुस्लिम और दलित की बात कर रहे हैं, तीसरी बात कहते हैं कि एक जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का फैटीग है, मतलब एक तो 34 ईयर से वो चल रहा है और वो कास्ट रिजर्वेशन इसी आधार पर चल रहा है। तो उस तिलस्म को, उस चीज को कैसे तोड़ा जाए? उन्होंने सही कहा कि कास्ट से कास्ट को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो वो उनके पास बहुत बड़ी चुनौती है।
तो ये 3 हो गया। उसके बाद एक लीडरशिप क्राइसिस की जो बात वो इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी को छोड़ करके कोई यंग लीडर नहीं है। चिराग अगर स्टेट पॉलिटिक्स में जाते हैं अलग है, लेकिन एक एनडीए का धड़ा होता है, तो अभी से एनडीए वाले कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तब तक वो 75 हो जाएंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो वो एक लीडरशिप प्रोजेक्शन, न सम्राट चौधरी के प्रोजेक्शन की बात होती है, ना किसी और के प्रोजेक्शन की बात हो रही है। तो एकमात्र यंग लीडर फ्रेम में उनको दिख रहा है तो वो तेजस्वी है। तो उसके मुकाबले में देखते हैं प्रशांत किशोर अपने आप को, भले ही लीडर प्रोजेक्ट अपने आप को नहीं करें, तो वो लगता है कि आई कुड बी द थर्ड एंगल ऑफ बिहार पॉलिटिक्स इन 2025। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि अभी उनका जो हुक होना चाहिए इलेक्शन का, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या हुक क्या होगा। ज्ञानेश्वर जी, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए जो कहा इन्होंने, संतोष जी ने कहा, देखिए आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, आप असम गण परिषद का भी इतिहास देखिए ना जी। क्या वे स्थापित नेताओं को लेकर आए थे हैं? और जब आप ईबीसी की बात करने लगेंगे, जब आप मुसलमान की बात करने लगेंगे या किसी भी जाति की बात करने लगेंगे, तो जाति फिर यह पूछेगा कि मेरी जाति का क्या कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? कौन बनने जा रहा है? प्रशांत किशोर इस बात का जवाब दे पाएंगे अति पिछड़ी जातियों को? प्रशांत किशोर क्या जवाब दे पाएंगे अकलियतों को? नहीं जवाब दे पाएंगे। जो आपने कहा है बोला कि 3 दलित मुख्यमंत्री हुए, लेकिन वो सिंबॉलिक थे। तो और हमने जो बात कही, मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। मैं बचपन में था और 1977 की कहानी आपको सुनाता हूं, छोटा सा रूपक है। 12 लोकसभा क्षेत्र का मैं वोटर था। मैं तब वोटर भी नहीं हुआ था। मेरा घर, जहां नीतीश कुमार पहले चुनाव लड़ा करते थे, अब तो 12 लोकसभा क्षेत्र रहा नहीं। 1977 का चुनाव चल रहा था। वह इलाका कुर्मी बाहुल, या तो कोई कुर्मी जीतता था या राम लखन सिंह यादव, वो यादव बाहुल। लेकिन 1977 की लहर ऐसी चली कि जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया एक श्याम सुंदर गुप्ता को। श्याम सुंदर गुप्ता कौन है, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, किस जाति के, बाद में मालूम हुआ वो कोलकाता में मेयर थे, लेकिन वो चुनाव जीत गए। तो यदि प्रशांत किशोर अभी से फंसेंगे कि ये ईबीसी, ये मुसलमान और ये पिछड़ा, इसमें वो पंक्चर हो जाएंगे। उन्हें मुद्दे की बात करनी होगी, आंधी तैयार करना होगा, परिवर्तन। जिस तरीके से दिल्ली में, क्या कोई जानता था पंजाब में कि मोबाइल का मैकेनिक क्या बोलता है, चुनाव जीत जाएगा और इस तरीके से वहां सरकार बनेगी? तो आप, और उम्मीदें किससे है प्रशांत किशोर को? जाति की बात करने वाले लोगों को उम्मीदें नहीं है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं, कई प्लेटफॉर्म पर कह चुका हूं कि हमारे नेता, हमारी सरकार की नीति, उसने बिहार को बुड्ढों का प्रदेश बना दिया है। यहां बुढ़े ही बचते जा रहे हैं। आप 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को देखें जो बिहार में लोग हैं, उनके पास क्या काम है? या तो वे कहीं बैठकर संगत पंगत लगाते हैं, राजनीति की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, और काम कुछ मिला नहीं। बिहार में 2 ही नौकरी है, या तो मास्टर साहब की नौकरी है, या सिपाही की नौकरी है, या दुकान में सेल्समैन की नौकरी है। सरकारी नौकरी 2 और प्राइवेट जॉब में क्या बोलता है, सेल्समैन की नौकरी है। तो ऐसी स्थिति में जो बाहर चले गए, प्रशांत किशोर की एक बात से मैं सहमत होता हूं, जो वो कहते हैं कि अमीर का बच्चा पढ़ने बाहर जाता है, गरीब का बच्चा कमाने बाहर जाता है, और बिहार में सिर्फ बुढ़े बच जाते हैं। तो यह देखना होगा कि ये बुढ़े गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। तो फिर यदि आप जाति की ही बात करेंगे तो जाति में तो फिर आप फंस जाएंगे, और फिर इतने नेता निकलेंगे कि आप वहां कहीं टिकेंगे नहीं। सौरभ जी, क्या यह भी एक संभावना है कि एक तरफ जाति के सत्य को, सामाजिक न्याय के सत्य को ध्यान में रखा जाए और रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखा जाए, लेकिन नैरेटिव जो है, यहाँ पे 2 ऑपरेटिव वर्ड हैं, एक है पिछड़ा या दलित या मुस्लिम, और एक है पिछड़ापन। तो वो इसमें वजन किसको दे रहे हैं कि आपके पिछड़ेपन का दोषी कौन है ना? अगर वो जो आपने कहा कि परिवर्तन किस बिना पे वो नारा देंगे कि साहब बिहार पिछड़ा है, बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो पलायन के मुद्दे पर बहुत जोर देते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर बिहार में बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, बिहार में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज होंगी, तो चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब हो चाहे व्हाइट कॉलर जॉब हो, आपको माइग्रेशन क्यों करना पड़ेगा? एक मैं आखिरी चीज़ ये समझना चाहता हूँ, कौन से पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं नए या पुराने ज़माने के जो अभी खुल के
सामने आ गए हैं या भविष्य में प्रशांत के साथ आ सकते हैं? एक संभावना ये बताई जा रही है कि 2025 में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जिनको टिकट मिलने की संभावना है, लेकिन वो संभावना उतनी पुख्ता नहीं है, वो उनके साथ रियलाइन कर सकते हैं कि चुनाव तो लड़ना ही है। कई लोग कह रहे हैं कि कुछ कद्दावर अभी से ही पर्दे के आगे या पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बैटरी ऑफ सपोर्टर्स क्या हो सकते हैं? और जो एक कहा जा रहा है कि एक 21 लोगों की कमेटी बनेगी, उस 21 लोगों की कमेटी में भी हम देखेंगे, क्योंकि प्रशांत भले ही ना कहें लेकिन उनको भी इस बात का इल्हाम है कि बाय बर्थ वो बक्सर के ब्राह्मण हैं और अगड़ी जातियां अपनी संख्या के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व पाती रही हैं, राजनीति में भी, सरकारी नौकरियों में भी और बाकी सब जगहों पर भी। तो जो वहां पे एक करवट मंडलाइजेशन जिसको कहते हैं वो हुआ है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि कोई भी अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भर से खुश नहीं होगा और वो खुद भी इसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन हाईलाइट के बाद क्या, एज यू सेड, कि सवाल यह भी पूछा जाएगा ना कि मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से कि अगर आप आ जाते हैं सत्ता में तो चलाएगा कौन? एक उनका जवाब हो सकता है कि वो नीतियां चलाएंगी, कुर्सी पे कोई भी बैठे, पर इस चेहरे का भी जवाब उनको देना पड़ेगा। प्रशांत के अलावा और कौन से बड़े चेहरे हैं जो साथ में आ सकते हैं? संतोष जी। अभी देखिए, डिफरेंट पार्टीज के जो लोग हैं ना, जो अभी वो तुरंत तलाश करेंगे, तुरंत हमको नहीं लगता है कि डिसीजन लेंगे, अभी 25 से भी दूर है। वो प्रयास करेंगे कि डिफरेंट पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी वाइज, मैं बहुत सारे देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग हैं, फ़ोन पर बातचीत भी होती है कि हमारा प्रशांत, बीजेपी के नेता भी हैं उसमें, जेडीयू के नेता भी, हमारा प्रशांत ऑप्शन ओपन है। और ऐसा नहीं है कि प्रशांत की टीम भी उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। तो जो इस लीडरशिप से बचा हुआ है, जिनको जगह नहीं मिल रही है, उसको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक आपने प्रचंड रूप से जिक्र किया, आरजेडी से कहा, तथाकथित रूप से पत्र जारी हुआ कि भाई ये चीज़ प्रशांत किशोर करने वाले हैं, तो वो एक तरह से पार्टी को संभालने की, रोकने की कोशिश। फिर बाद में उस चीज़ को, लेटर को डिसऑन कर दिया गया, तो आधिकारिक रूप से कहा गया कि ये पत्र फर्जी पत्र है। लेकिन इस तरह की हड़बड़ाहट, इस तरह की बेचैनी और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ी बहुत है, और बहुत सारे लीडर्स जो कि वेटिंग इन द विंग्स फॉर ईयर्स हैं कि उनकी जाति के कारण से या उनके क्षेत्र में कुछ बड़े नेता हो गए, उसके कारण से उनको स्पेस नहीं मिल पाया, वो प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब शुरू होगा तो अभी नाम तो खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, एक मुझे लगता है कि विधानसभा के स्तर पर अक्रॉस द पार्टी बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के लिए प्रशांत किशोर को तैयार हैं। जी, एक दूर की कौड़ी और उसके बाद ज्ञानेश्वर जी के यहाँ चलते हैं। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के साथ जो कुछ आलोचनाएं जुड़ी हैं, उसमें यह आलोचना है कि नारे तो नए आ गए, लक्ष्य नए और नैतिक रखे गए, लेकिन उनको लागू करने का जिम्मा बड़े पैमाने पर उन्हीं पुराने नेताओं के कांधे पर रख दिया गया जिनके राजनीतिक तौर तरीके और जिनके वैचारिक आग्रह बहुत स्थिर थे। इसका एक प्रति आख्यान हमें दिखता है असम में, जब यूनिवर्सिटी से छात्र भवनों से निकले लोग सीधे मुख्यमंत्री भवन में गए, लेकिन वहां पर भी उस तरह का बड़े पैमाने पे सामाजिक बदलाव नहीं दिखा, क्योंकि सत्ता तो बदल जाती है, वो अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन समाज के सोचने का तरीका, समाज की प्राथमिकताएं और फौरी लाभ के बजाय दीर्घकालिक उपायों के बारे में सोचना और सरकार और समाज का साथ आना, ये थोड़ा मुश्किल है। क्या कोई ऐसा मोमेंटम बन सकता है प्रशांत किशोर के पक्ष में या तेजस्वी यादव के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में, जिसमें ये जो एक बड़ा नॉन पॉलिटिकल क्लास है लेकिन प्रबुद्ध क्लास है, जिसमें डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, ये सब आगे आए एजेंडा डिसाइड करने की? नहीं साहब, हमें ये सब चीजें चाहिए, समाज के पढ़े लिखे और प्रबुद्ध लोग आगे आए जो प्रमुखता गैर राजनीतिक वर्ग से हैं और वो अपने हाथ में कमान लें। ऐसा हो सकता है क्या कि बड़े पैमाने पर नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग आए और सिर्फ कमान हाथ में न लें, चुनाव भी लड़ें? क्या बिहार में ये मुमकिन है ज्ञानेश्वर जी? देखिए, बिल्कुल संभव है सौरभ जी। देखिए, जो कह रहे थे संतोष जी कि इन्हें टिकट नहीं मिला, उन्हें टिकट नहीं मिला, फिर वो प्रशांत किशोर, देखिए पॉलिटिकल दुकान नहीं खोलना होगा, तभी बदलाव संभव है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं, बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार कौन रहे? बिहार के नेता रहे, बिहार की जनता रही। अभी बजट आने जा रहा है देश का, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई विशेष राज्य का दर्जा, पता है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो कह रहे हैं कि भाई विशेष पैकेज दे दो। लेकिन हमें चाहिए क्या?
जब हम किसी होटल में जाते हैं, रेस्तरां में जाते हैं, तो तय हम करते हैं कि हम मटर पनीर खाएंगे कि चिकन बिरयानी खाएंगे, हम तवा की रोटी खाएंगे कि हम तंदूरी रोटी खाएंगे, कि हम बटर रोटी खाएंगे कि मिस्सी रोटी खाएंगे। हाँ, तो तय हम करते हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि हमको स्पेशल पैकेज दे दो, लेकिन किस बात का स्पेशल पैकेज दे दो, किस चीज के लिए स्पेशल पैकेज दे दो, हम अपनी मांग बताते नहीं है। फिर वो दे देंगे और कहा जाएगा कि ये तो मिल गया। वही आप चंद्रबाबू नायडू को देखिए, मिलने आए दिल्ली, और कल ही इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी कि 60,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी। तो भाई उन्होंने रिफाइनरी मांगी, बहुत स्पेसिफिक डिमांड के साथ अप्रोच करते हैं वो जी। बिहार के नेता मांगते क्या है, उनके पास विजन क्या है। और देखिए, फिर से हम करें, दुकान नहीं खोलनी है। दुकान खोलेंगे तो जो थके हैं, हारे हैं, पहले देखिए नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव के पहले, वो समाप्त हो गए, कुछ नहीं बचा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद फिर से ताकत। और देखिए, मैं फिर बार बार कहता हूं, महिलाओं की जो ताकत नीतीश कुमार के पास है ना, वह ताकत अभी भी टूटती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। जब हम महिलाओं से बात करते हैं, ग्रामीण महिलाओं से बात करते हैं, तो उनके मन के भीतर सुरक्षा की भावना, देखिए उनको भी पता है कि शराब की होम डिलीवरी है, महिलाएं जानती हैं, लेकिन इस बात का सुकून है कि उनका मर्द जो है दारू पीता है और घर में आकर के चुपचाप सो जाता है, वह कोई तांडव नहीं करता है, वह कोई मारपीट नहीं करता है। तो देखिए, ये महिलाओं के प्रति भरोसा। मैं लोकसभा चुनाव के दौरान एक रात घर लौट रहा था, मैं जब रात को लौटता हूं तो रास्ते में नहीं रुकता हूं, तो पटना में सचिवालय के पास मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मैंने पूछा क्या बात है, तो ड्राइवर ने कहा भाभी जी ने कहा है 250 ग्राम धनिया लेना है। तो हमने कहा ले लो। मैं भी उतर गया, तो जो सब्जी बेच रही थी, रात का 11 बजे का करीब वक्त होगा, तो मैंने पूछा क्या हाल है चुनाव का। तो उस महिला ने कहा, मैं आगे बढ़ गया, और देखिए वो अति पिछड़ी जाति की महिला थी, कि वोटवा तो ओकरे दे भाई जरा चलते रतवा में 11 बजे तक दुकान खोल लीजिए, और आप दुकान में आए हैं मतलब सब्जी लेने के लिए, ठेला लगा हुआ है। तो ये सुरक्षा की भावना, अपराध कहां नहीं है। जब मैं दिल्ली के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं। कौन हिमांशु भाऊ अमेरिका से बैठ के करा रहा है, कौन पंकज सांगवान इंग्लैंड से बैठ के करा रहा है, और क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो तिहाड़ जेल में नीरज बमाना क्या करा रहा है, कौन फला बाली क्या करा रहा है। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन फिर से हम प्रशांत किशोर पर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को वो बातें लेकर आनी होगी जो उन्होंने पदयात्रा में शुरुआत में कहा था, हम बदलेंगे, हम छुटकारा दिलाएंगे पिछड़ेपन से, हम यहां रोजगार पैदा करेंगे, हम वो करेंगे जो नेता नहीं कर पाए। लेकिन यदि आप जाति की बात करने लगेंगे तो फंस जाएंगे। सौरभ जी।